तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। ए पॉइंट पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बी पॉइंट पे हमारा नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है ना। सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो यहाँ पे डिस्टेंस है जिससे ये सेपरेटेड है वो है 2a। सो two equal and opposite charges separated at a certain distance is known as our electric dipole। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये है हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा इसका स्पेस में एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन किधर से किधर होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम लोग एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जिसे हम लोग P वेक्टर से डिनोट करेंगे, और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसे हम लोग P वेक्टर से डिनोट करेंगे। और इसे हम लोग डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो P वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट is defined as the product of either of the charges and the distance between the charges। ठीक है, यानी कि इन दोनों चार्जेस में से आप किसी भी एक चार्ज को उठा लो, है ना, एक किसी चार्ज को उठा लिए, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का बीच का जो डिस्टेंस है, हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है ना, उसे हम लोग इसके साथ प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल प्रोडक्ट है। ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो P कैप यानी इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। यानी ये P कैप एक यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में ये एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसे 2aq P कैप P वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हमारा चार्ज, ये जो हमारा चार्ज है, ठीक है, ये जो हमारा चार्ज है, ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये अगर ज़ीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो ये जो हमारा चार्ज है ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, क्या मैंने बोला कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर जीरो की तरफ अप्रोच करता है, यानी डिक्रीज़ होते होते अगर ये जीरो की तरफ आएगा, तो यहाँ पे जो हमारे चार्जेस हैं वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, और इस सिचुएशन को जब ये 2a जो हमारा डिस्टेंस है ये घटते घटते बहुत डिक्रीज़ हो जाएगा और ये चार्ज इनफाइनाइट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू दिस डिस्टेंस, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम लोग पॉइंट डाइपोल कहेंगे। उस कंडीशन को हम लोग पॉइंट डाइपोल कहेंगे। ठीक है, जब हमारा जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस बिटवीन द डाइपोल्स, वो बहुत 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 नेग्लिजिबल हो जाए, और उसके कंपैरिजन में, डिस्टेंस के कंपैरिजन में, डिस्टेंस के रिलेटिव हमारा जो चार्ज है वो इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में हम लोग अपने डाइपोल को पॉइंट डाइपोल कहेंगे। ठीक है, यानी कि ये सपोज डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होते होते ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गया, बहुत कम हो गया, और इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में हमारा जो चार्ज है वो इनफाइनाइट है, यानी बहुत 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 लार्ज है। तो वैसे केस में हम लोग उस डाइपोल को क्या कहेंगे, पॉइंट डाइपोल कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया होगा कि पॉइंट चार्ज का मतलब क्या, कि दो चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस हैं। इसका मतलब क्या कि उन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत 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 ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, उन चार्जेस के डायमेंशंस से बहुत 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 ज़्यादा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे उसके साइज़ को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, और उन चार्जेस को हम लोग पॉइंट चार्जेस कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरह न्यूटोनियन मैकेनिक्स में हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट्स को ऐसे ही डिफाइन करते थे। उनके बीच का जो डिस्टेंस था वो कंपैरेटिवली उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत लार्ज होता था, इसीलिए हम लोग वहाँ पे पॉइंट
ऑब्जेक्ट। तो जैसा पॉइंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट था, पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट था, वैसा ही पॉइंट डाइपोल का कॉन्सेप्ट है। इसमें डिस्टेंस जो होगा वो बहुत कम हो जाएगा और चार्ज जो है वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हम लोग कह सकते हैं। तो उस कंडीशन को हम लोग पॉइंट डाइपोल कहेंगे। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, तो ये जो हमारा चार्ज है ये कूलम्ब में मेज़र होगा और ये जो हमारा डिस्टेंस है ये मीटर में मेज़र होगा। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, कूलम्ब मीटर हो गया एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसके डायमेंशंस क्या होंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कूलम्ब है यानी चार्ज है। तो कूलम्ब को हम लोग, ये डिराइव्ड यूनिट है, इसे अगर हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, करंट का डेफिनेशन। तो Q इक्वल्स टू I इंटू टी, यानी कूलम्ब इक्वल्स टू एम्पेयर इंटू सेकेंड। तो इस कूलम्ब मीटर को हम लोग एम्पेयर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं और ये मीटर हमारा ऐसा है, यानी कूलम्ब मीटर को हम लोग एम्पेयर सेकेंड मीटर लिख सकते हैं फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म्स में। अब हमारा जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये m है यानी L पे पावर 1, ये S है यानी T पे पावर 1 और ये A है यानी I पे पावर 1, करंट पे पावर 1। तो ये हो गया हमारा डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये हमारा सेंटर ऑफ द डाइपोल। अगर ये पूरा डिस्टेंस 2a है तो O से A का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a होगा, O से B का जो डिस्टेंस होगा वो स्मॉल a होगा। फिर मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, फिर ये पॉइंट डाइपोल का कॉन्सेप्ट और फिर ये डायमेंशनल फार्मूला। अब जब मैं पहली बार इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया था कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, तो ये डिस्टेंस पे एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे मेंटेन्ड कैसे रहेंगे। ठीक है, तो सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं Na प्लस एंड Cl माइनस का। तो ये है हमारा Na प्लस यानी पॉजिटिव आयन और ये Cl माइनस यानी नेगेटिव आयन। तो अब ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है, तो इन दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा। ठीक है, बस बट ये सोडियम जो है इसके अंदर भी न्यूक्लियस है और ये Cl माइनस जो है इसके अंदर भी न्यूक्लियस है और इन दोनों के जो न्यूक्लियस होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होंगे। तो ये जब एक दूसरे से बॉन्डिंग बनाएंगे तो इनका जो सेंटर ऑफ चार्ज है वो एक दूसरे से मर्ज नहीं करेगा, उनके बीच कोई डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियसेस जो हैं, दोनों के न्यूक्लियस दो जो पॉजिटिवली चार्ज हैं उन दोनों न्यूक्लियस में रिपल्सन होगा और ये पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच अट्रैक्शन होगा। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स है उन दोनों के बीच बैलेंस बना हुआ रहेगा और ये दोनों आयंस एक दूसरे से सेपरेटेड रहेंगे एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म होता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जांपल है H2O, जहाँ पर H प्लस O2 माइनस एंड H प्लस ऐसा बॉन्डिंग बनता है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट आता है। ठीक है, तो ये जो है ये हो जाएंगे हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स। क्या कहेंगे हम लोग इसे, पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कहेंगे इसे पोलर मॉलिक्यूल्स। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, यानी कि दोनों के जो सेंटर ऑफ चार्जेस होंगे वो एक दूसरे से मर्ज कर जाएंगे, वो क्या होंगे, वो होंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये था फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, है ना, ये हमारा फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो अभी तक की चर्चा मैंने कहाँ तक की, इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने डिफाइन करा, फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इसका एसआई यूनिट, डायमेंशन, पॉइंट डाइपोल एंड फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि कैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म हो सकता है इन रियल लाइफ। दिस इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब हम लोग
तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करने के बाद, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करने के बाद, इलेक्ट्रिक डाइपोल के फिजिकल सिग्निफिकेंस को देखने के बाद, अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से स्पेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इसके लिए इक्वेशंस डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डाइपोल के ही एक्सिस के अलोंग अगर एक पॉइंट लें तो उस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ये डिराइव करते हैं। तो जैसा कि ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यहाँ पर सपोज कि हमारा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे सपोज हमारा ये निगेटिव चार्ज है, ये हमारा सेंटर और इस डाइपोल का लेंथ है 2a, ठीक है, इन SI यूनिट्स यानी इन मीटर्स, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा स्मॉल a और ये जो डिस्टेंस होगा ये भी हो जाएगा स्मॉल a, क्योंकि ये पूरा 2a था तो ये स्मॉल a और ये स्मॉल a कंबाइन होके 2a, ठीक है। अब अगर इस O पॉइंट को यानी सेंटर ऑफ डाइपोल को अगर हम लोग ओरिजिन मान लें और OB को x एक्सिस और OA को निगेटिव x एक्सिस, है ना, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है, और इस अलोंग ये हमारा एक्सिस हो गया। अब इस एक्सिस के अलोंग अगर सपोज कि कोई पॉइंट है, ठीक है, सपोज ये एक्सिस के अलोंग यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है P, ठीक है। अब इस पॉइंट P पर हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, यानी कि ये जो हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ये डेरिवेशन किसके लिए है, अ पॉइंट along the axis of dipole, a point along the axis of the dipole, ठीक है। तो सपोज कि ये जो पॉइंट है ये r डिस्टेंस पर है, ये r डिस्टेंस पर है सेंटर ऑफ द डाइपोल से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फोर्स, कूलम्ब फोर्स के इक्वेशंस लिखेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशंस लिखेंगे, फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करेंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हमें इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाकर हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाके हम लोग यहाँ पे रख दिए। अब यूजिंग कूलम्ब्स लॉ का यूज कर हम लोग ये लिख सकते हैं कि फोर्स ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ये FPA क्या डिनोट कर रहा है कि पॉइंट P पर जो हमारा टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q0, उस पे पॉइंट A पे रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इसे हम लोग यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसे नोट भी कर सकते हैं कि FPA वेक्टर डिनोट्स the force on the test charge at point P by the positive charge at point A, यानी हमारे टेस्ट चार्ज पे Q0 पे जो पॉइंट P पे रखा हुआ है उस पे हमारे ये पॉजिटिव चार्ज जो कि पॉइंट A पे रखा हुआ है कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस फोर्स के इक्वेशन को लिखने के लिए हम लोग कूलम्ब्स लॉ का यूज़ करेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, ये K, ये कैपिटल Q और ये Q0, सॉरी ये कैपिटल Q नहीं है, ये Q ही है, सिर्फ Q और ये Q0, है ना। तो जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो यहाँ से यहाँ तक का O से P तक का जो डिस्टेंस है वो R है और O से 1 तक का जो डिस्टेंस है वो A है, यानी यहाँ पर R प्लस A का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्योंकि एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है तो इन दोनों के बीच रिपल्सन होगा,
यानी ये जो फोर्स होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, है ना, यानी कि ए से पी के डायरेक्शन में होगा, ए से पी के डायरेक्शन में होगा। अब हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन क्या है, तो हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है, यानी ऐसा है। और ये जो हमारा फोर्स है, जो हमारा क्यू नॉट पे लगा रहा है, ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन ठीक हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस पी कैप लिख सकते हैं। पी कैप आपको अगर याद हो तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को मैं जब डिफाइन कर रहा था तो मैंने बताया था कि ये पी कैप हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के अलोंग एक यूनिट वेक्टर है, यानी निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अलोंग ये एक यूनिट वेक्टर है। तो ये हो गया माइनस पी कैप। माइनस साइन यहाँ पे क्यों है, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ है और इस फोर्स का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ है, यानी इस डायरेक्शन में है। ये इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, है ना, इसलिए। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। अब फोर्स ऑन P ड्यू टू B, यानी B पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है वो P पॉइंट पे रखे हुए चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये हो जाएगा Q नॉट R माइनस A का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा P कैप। ये हमारा इक्वेशन 2। ये पूरा डिस्टेंस R, तो B से P तक का डिस्टेंस R माइनस A, इस पूरे R में ये A माइनस कर देंगे तो ये R माइनस A हो जाएगा, ठीक है। तो ये R माइनस A का होल स्क्वायर। अब ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स का डायरेक्शन P से B के डायरेक्शन में, यानी कि डाइपोल के डायरेक्शन में, है ना। ये फोर्स इसे अट्रैक्ट करेगा उधर और इलेक्ट्रिक डाइपोल का भी डायरेक्शन उधर, तो दोनों का डायरेक्शन सेम, इसीलिए यहाँ पर P कैप, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे यूजिंग E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो हम लोग उसे कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना, F वेक्टर अपॉन Q नॉट। मैथमेटिकली जब हम लोग इसे डिफाइन करते हैं, वैसे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं कि द एरिया और द एरिया सराउंडेड बाय द चार्ज अप टू विच इट्स इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जब हम लोग इसे मैथमेटिकली कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा कि अपने फोर्स के इक्वेशंस में Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A इक्वल्स टू Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट B Q नॉट से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट A इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट B इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर पी कैप, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं नाउ यूजिंग POS का मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ कर कर हम लोग लिख सकते हैं कि E वेक्टर एट पॉइंट P इक्वल्स टू E वेक्टर एट पॉइंट P A प्लस E वेक्टर एट पॉइंट P ड्यू टू
बी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 5। अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 5 वी गेट। तो इक्वेशन 3 एंड 4 को 5 में पुट कीजिए और देखिए कि हमें क्या मिलता है। तो इक्वेशन 3 और 4 को इक्वेशन 5 में पुट करने के बाद हमें ये मिला। अब यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद, इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, के क्यू पी कैप। ये कॉमन आ गया, के भी है, क्यू भी है, यहाँ पे भी है के, यहाँ पे भी क्यू और यहाँ पे भी पी कैप, यहाँ पे पी कैप। यानी अल्टीमेटली बचा क्या, 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये पॉजिटिव में है और ये नेगेटिव में है, तो इसको बाद में लिख रहे हैं और इसको पहले लिख रहे हैं। माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करके के क्यू पी कैप, ये r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, और यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करें तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। अब बीच में माइनस साइन है, यानी ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4ar ये मिल गया। यानी इसको पूरा सॉल्व करने पे हमें कितना मिला, 4ar मिल गया। यानी ये हो गया हमारा 4ar। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा अपने ही एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उसे हम लोग मैथमेटिकली इस इक्वेशन से शो कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को मैंने डिफाइन कैसे करा था, तो P वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू 2qa। ठीक है, तो अगर यहाँ पे 2, इस 4 से 2 और ये q और ये a, इन तीनों को अगर हम लोग p वेक्टर का मॉड लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, तो ये q, ये a और यहाँ से 2, इन सबको p वेक्टर का मॉड 2qa। ठीक है, तो ये k बच गया। ठीक है, और ये 4 से एक 2 निकाले तो एक 2 बच गया, ये a गया, ये q गया, ये r बच गया, और ये p कैप यानी यूनिट वेक्टर ये बच गया। ये हमें डायरेक्शन बता रहा है, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे डायरेक्शन देखो यूनिट वेक्टर p है, p कैप है, यहाँ पे कोई निगेटिव साइन नहीं है, जो निगेटिव साइन था वो कैंसिल हो गया। यानी जो रिजल्टेंट निकलेगा है ना, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज जो एक इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, इन दोनों का जब हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल के ही डायरेक्शन के अलोंग होगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि अभी तक हम लोग जितने भी इक्वेशंस लिख रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, उसमें हम लोग ये देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्स डिपेंड कर रहा था इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस पे, बट अब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस हो गया है ना। ई वेक्टर
ई पी वेक्टर जो है वो आर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर टू द पावर 4 और ये आर कैंसल, तो आर क्यूब पे डिपेंड कर रहा है। इसे और अच्छे से अभी मैथमेटिकली मैं शो करता हूँ। तो ये आर पी कैप बचा, ठीक है। अब नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन 7 इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को इक्वेशन 6 में हम लोग ये लिख सकते हैं कि अगर इफ r is greater than a, then equation 6 becomes, अगर r यानी ये जो डिस्टेंस है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, अगर वो पॉइंट इलेक्ट्रिक डाइपोल के लेंथ से बहुत 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 ज़्यादा है, तो ये इक्वेशन 6 में हम लोग इस a को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। r अगर a से बहुत बहुत ज़्यादा है, यानी जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, वो पॉइंट अगर हमारे डाइपोल लेंथ से बहुत बहुत ज़्यादा है, डाइपोल लेंथ एक्चुअली 2a है, तो 2a से नहीं, सिर्फ a से, 2 टाइम्स पूरे डाइपोल लेंथ से नहीं, हाफ ऑफ द डाइपोल लेंथ से अगर ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है, तो हम लोग इस a को इक्वेशन 6 में इस a को इग्नोर कर सकते हैं। तो इक्वेशन 6 हमारा क्या हो जाएगा, इस a को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं आर स्क्वायर पे पावर स्क्वायर, यानी ये r टू द पावर 4 हो गया। और फिर ये r इस r टू द पावर 4 को कैंसिल करके r टू द पावर क्यूब कर देगा, यानी यहाँ पर r टू द पावर 3 और ये r हमारा हो गया कैंसिल, यानी 4a अपॉन आर क्यूब, के क्यूब पी कैप 4a अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब इसे अगर हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखें, इसको हम मिटा देता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स के अगर हम लोग टर्म में लिखें तो ये 2aq, इस 4 से एक 2 हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक 2, ये 4 था हमारा, इससे 2 हम लोग डाइपोल मोमेंट के लिए ले लेंगे, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये k आ गया हमारा, ठीक है, ये q और ये 2a, k और 2a यहाँ पे p, ये r यहाँ से गायब हो जाएगा, अब r गायब हो गया और यहाँ पर r क्यूब आ जाएगा, r क्यूब। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन, ये हमारा हो गया इक्वेशन 8 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 9। ये दोनों इक्वेशंस किस कंडीशन के लिए है, इफ़ r इज़ ग्रेटर देन a, इस कंडीशन के लिए है ये दोनों इक्वेशंस, ठीक है। तो अब हम लोग इस डेरिवेशन को और अच्छे से समझने के लिए न्यूमेरिकल की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो कंसिडर कीजिए कि अब हमारे पास एक 10 माइक्रोकूलम्ब का चार्ज है जो कि एक दूसरे -10 माइक्रोकूलम्ब के चार्ज से 5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर है। ये हमारा A, ये हमारा B और ये हो गया हमारा डिस्टेंस O, ठीक है। और AB का जो लेंथ है, यानी हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं सेपरेटेड एट अ डिस्टेंस, तो ये हो गया, ये सिस्टम हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो लेंथ है वो है 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस के अलोंग अगर कोई पॉइंट है P जो कि हमारे इस सेंटर ऑफ द डाइपोल से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे इस पॉइंट P पर, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट P पर एक Q0 यानी कि एक +1 कूलम्ब का यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम लोग लाकर
पटक देंगे। ठीक है, अब आपको याद होगा कि मैंने जब इक्वेशंस में लिख रहा था तो मैंने इक्वेशंस लिखा था, फिर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन को मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिख रहा था। ठीक है, तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन पहले ही कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पहले ही फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो पी वेक्टर जो होगा हमारा, पी वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वो क्या होगा, इन दोनों में से किसी एक चार्ज को लाकर रख दीजिए, यानी 10 माइक्रो कूलम्ब इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी 5 मिलीमीटर। अब ये 10 माइक्रो कूलम्ब इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम्ब, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम्ब इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्ब, तो 10 माइक्रो कूलम्ब इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 5 कूलम्ब। ठीक है, अब 5 मिलीमीटर को अगर हम लोग मीटर्स में चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर, यानी ये कितना हुआ, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम्ब मीटर। अब इस पी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, पी कैप के अलॉन्ग होगा, यानी कि बी से ए के तरफ होगा। ठीक है, टू के पी आर। तो हमारा जो इक्वेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा इक्वेशन था एट पॉइंट पी के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स के टर्म में वो इक्वेशन ये था, जहाँ पर ये पी जो है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये पी कैप जो है हमें डायरेक्शन बतला रहा है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, यानी माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। यानी अगर इस फिगर में बताएं तो बी से ए की तरफ ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ये पी कैप एक यूनिट वेक्टर है। तो हम लोग इस इक्वेशन का यूज कर कर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। तो ई पी वेक्टर इक्वल्स टू 2 इंटू के, तो के जो है वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, फिर आर, तो आर हमारा क्या है, आर हम सॉरी पी, के के बाद फिर पी है, तो पी हमने यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने यहाँ फाइंड कर कर रखा हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम्ब मीटर इंटू आर, आर कितना है 15 सेंटीमीटर, मीटर्स में चेंज कीजिए तो -2 मीटर, और ये फिर पी कैप, ये पी कैप जो है निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की और डायरेक्शन है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने वाला ये डायरेक्शन है, यानी हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन के अलॉन्ग एक यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए ए, तो ये पूरा का पूरा डिस्टेंस 5 मिलीमीटर है। ठीक है, तो अब हम लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, यही 5 मिलीमीटर में ए की वैल्यू रख देते हैं 5 मिलीमीटर। ऐसा नहीं करना है, आपको याद होगा कि ये पूरा डिस्टेंस 2a लेंथ के इक्वल था, है ना, तो a की वैल्यू 2.5 मिलीमीटर हो जाएगी, इसका हाफ, है ना, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर का स्क्वायर, अब इसका होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये 9, ये 5, 9 5 जा 45, 45 2 जा 9,
90, ठीक है। अब ये 10 टू द पावर 9 और ये 10 टू द पावर 8 यानी 10, और ये 10 टू द पावर -2 यानी 10 टू द पावर -1, है ना। ये 9 और ये 8 और 2 10, तो एक ज़्यादा, यानी ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये 15 बच गया इंटू 15, ठीक है। ये भी टिक कर लगा देते हैं। अब देखिए ये कूलम्ब मीटर था और ये मीटर था, यानी मीटर 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 स्क्वायर, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पे न्यूटन मीटर पे पावर 4 और कूलम्ब पे पावर -1। अब यहाँ से मीटर स्क्वायर, यहाँ से मीटर स्क्वायर और मीटर का पावर 4, तो मीटर का पावर 4 और मीटर का पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली हमें न्यूटन पर कूलम्ब मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 15 इंटू 10 टू द पावर -2 ये मीटर्स में है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 150 लिख दें, यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 10 से डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर हम लोग 10 टू द पावर -3 लिख सकते हैं। 10 टू द पावर -3 हम लोग जैसे लिख दिए, तो 10 टू द पावर -3 और यहाँ पे 10 टू द पावर -3 बाहर ला सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 150 का स्क्वायर -2.5 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ बाहर में 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर, और फिर सॉरी ये करली ब्रैकेट के बाद फिर से बिग ब्रैकेट, और यहाँ पे फिर फाइनली सबका स्क्वायर, ठीक है। अब ये 15 का स्क्वायर 225 और डबल जीरो यानी 225 यानी डबल जीरो, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 90 इंटू 15, 15 9 जा 135, है ना, और 0 इंटू 10 टू द पावर -1, तो 10 टू द पावर -1 इस 10 को कैंसिल कर दे, इस 0 को कैंसिल कर देगा, तो ये 135 अल्टीमेटली यहाँ पे बच जाएगा, और ये न्यूटन मीटर पे पावर 4 और कूलम्ब पे अपॉन ये 15 का स्क्वायर 225 और ये सिंगल जीरो का स्क्वायर यानी डबल जीरो, ठीक है। फिर ये -25 का स्क्वायर 625, ये 0.25 जो 125, 125 जो 625, ठीक है। ये आया यहाँ पर। अब देखिए इसको अगर हम लोग बाहर निकालें तो 10 टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर बाहर निकल के हमें क्या दे देगा, 10 टू द पावर -12 मीटर पे पावर 4, है ना। यानी यहाँ पर 10 टू द पावर -12 मीटर पे पावर 4, ये मीटर पे पावर 4 और ये मीटर पे पावर 4 एक दूसरे को कर दिया कैंसिल, और ये 10 टू द पावर -12 को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 टू द पावर +12, ठीक है। अब फाइनली 135 को अगर हम लोग 10 में 5 5, 9 में 2 7 पॉइंट, फिर 9 में 6 3, और यहाँ पे 9, यहाँ पे 4 और ये 2 और ये 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे इतना आया, और फिर ये इंटू 10 टू द पावर 12 और ये न्यूटन पर कूलम्ब, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट पहले चैप्टर में हम लोग न्यूटन पर कूलम्ब के टर्म्स में पढ़ते हैं, फिर दूसरे चैप्टर में वोल्ट पर मीटर्स के टर्म में, तो यहाँ पे हम लोग न्यूटन पर कूलम्ब देख सकते हैं, ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करने से हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, तो आप इनको डिवाइड कीजिए। इनको डिवाइड करने के बाद ये समथिंग 2.7 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम्ब आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया मेथड 1, ठीक है। अब आपको याद होगा डेरिवेशंस के दौरान मैंने एक कंडीशन लिखा था कि इफ़ R इज़ ग्रेटर देन A, तो हम लोग एक दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे। दूसरा फार्मूला क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे A स्क्वायर को हम लोग इग्नोर कर देंगे, तो अल्टीमेटली फार्मूला क्या बन जाएगा, 2kp/r³ p कैप। ये A को हम लोग कैंसिल कर दिए, इग्नोर कर दिए, तो r टू द पावर 4 ये r को लेके चला गया, तो 2kp ऊपर बचा और नीचे r³ बचा और ये p कैप के साथ। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या इस प्रॉब्लम में ये सिचुएशन है, और अगर ये सिचुएशन है तो क्या इस इक्वेशन को भी लेकर सॉल्व करने से उतना ही आंसर आता है जितना इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करने पे आया।
ठीक है। तो आप इन दोनों को डिवाइड कीजिए और देखिए कि 2.7 के आसपास आती है या नहीं ये वैल्यू, ठीक है। और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, अपने इसी प्रॉब्लम को सेकंड मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फाइनली इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करने पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिला वो 2.67 अप्रॉक्सीमेटली 2.67 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब के आसपास ये वैल्यू हमें मिली, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, पहले चेक करेंगे कि क्या ये कंडीशन यहाँ पे है, और अगर ये कंडीशन यहाँ पर है तो इस कंडीशन को यहाँ पे पुट करने के बाद, यानी कि इस ए को इग्नोर करने के बाद जो हमें इक्वेशन मिला था डेरिवेशंस के दौरान, क्या इस इक्वेशन से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे सेम रिजल्ट आता है, ये हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले चेक करते हैं R इज ग्रेटर देन A है या नहीं। तो R इज ग्रेटर देन A का सिचुएशन है, यानी कि इसे चेक कैसे करेंगे, R अपॉन A जो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो R जो हमारा है वो है 15 इंटू 10⁻² मीटर, और A जो हमारा है वो है 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, है ना। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली ये जो है 10 फिर 2 ये 5 से 3 बार में, ये 5 से 0.5 बार में, ठीक है। और कुछ कटेगा क्या, 0.5 बार में, ये 5 से 0.1 बार में, ये 5 से 0.6 टाइम्स में, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, और यहाँ पे 10⁻³ 10⁻², तो ये 60 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है। ये इन दोनों का रेशियो जो है वो 60 के अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है, यानी कि R बाय अपॉन A का जो रेशियो है वो 1 से बहुत ज़्यादा है, 60 है, यानी कि बहुत 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 ज़्यादा है। यानी कि ये इक्वेशन हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यानी इस इक्वेशन में हम लोग इस A को, यानी कि ये जो डिस्टेंस है हमारा, है ना, डाइपोल लेंथ का जो हाफ है, ये पूरा डाइपोल लेंथ है और ये इसका हाफ है ना। इससे हम लोग अगर अपने इस इक्वेशन में इग्नोर कर दें तो क्या इस इक्वेशन से सेम रिजल्ट आता है, तो देखते हैं। तो EP वेक्टर इक्वल्स टू 2 टाइम्स K है, K यानी कि 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, इनटू P यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, यानी 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर, ठीक है, और नीचे R का क्यूब यानी कि 15 इंटू 10⁻² मीटर का क्यूब, ठीक है। तो देखते हैं, ये 9 और ये 2 जा 18 और 9 5 जा 45 2 जा 90, ठीक है। ये 10⁻⁹ और 10⁻⁸ यानी कि 10, यानी कि यहाँ पे 900, ये आ गया कितना न्यूटन, और मीटर पे क्यूब और कूलम्ब पे -1। अब देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब निकलेगा, इस मीटर क्यूब को कैंसिल कर देगा, है ना, तो हमें अल्टीमेटली न्यूटन पर कूलम्ब मिल जाएगा। अब डिवाइड करते हैं, तो 15 का क्यूब, तो 15 जा 225 एंड 225 15 जा 3375, शायद देख लेते हैं। 225 इंटू 15, तो 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 12 1 5 2 जा 10 11, उसके बाद 2 2 5, तो ये 5 और ये 7 और ये 3 और ये 3, है ना, 3375 इंटू 10⁻⁶ मीटर क्यूब, ये मीटर क्यूब और ये मीटर क्यूब एक दूसरे को कैंसिल, ठीक है, यानी 10⁻⁶ जो है वो ऊपर चला गया, तो 10⁻⁶ बचा, यानी कि 900 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 3375 न्यूटन पर कूलम्ब। इसे डिवाइड करने पे अगर 2.67 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब के आसपास आता है, तो इसका मतलब है कि हम लोग इस इक्वेशन से भी, इस मेथड से भी इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने पे ये इसके आसपास ही आएगा, 2.7 इंटू
2.7 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब के ही आसपास आएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसे डिवाइड कर कर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पहले डेरिवेशन से जुड़ा एक न्यूमेरिकल। अब हम लोग सेकेंड डेरिवेशन करते हैं, फिर सेकेंड डेरिवेशन से जुड़ा एक न्यूमेरिकल, और फिर फाइनली हमारा थर्ड डेरिवेशन, और उसके बाद इस वीडियो को हम लोग एंड कर देंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने अगले डेरिवेशन पे आते हैं। इस डेरिवेशन में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। कहाँ पर? किसी पॉइंट पर। वो पॉइंट कहाँ पे होगा? इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा। ठीक है, यानी कि फॉर अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, हम लोग इक्वेटोरियल प्लेन पे किसी पॉइंट पे जो कि हमारे इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा, इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे होगा, उस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, सपोज वो ये है ए बी, हमारा जो सेंटर ऑफ द डायपोल है वो ओ है, ए पे पॉजिटिव चार्ज है और हमारे बी पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2a है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक डायपोल पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब इस लाइन के अलोंग अगर आप कोई भी पॉइंट लें तो वो लाइन, इस लाइन के अलोंग अगर आप कोई भी पॉइंट लें तो वो पॉइंट कहाँ पे कहलाएगा? वो पॉइंट कहलाएगा ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो सपोज कि हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं और ये है हमारा पॉइंट Q, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है, सपोज ये r डिस्टेंस पे है, हमारे सेंटर से ये r डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हमारा जो AQ डिस्टेंस होगा और जो हमारा BQ डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? r² प्लस a² का रूट ओवर, क्योंकि ये 90 डिग्री, तो ये हमारा हाइपोटेनियस BQ और AQ भी हमारा हाइपोटेनियस, तो ये रूट ओवर r² प्लस a² हो गया। ठीक है, तो आपको लिखना है, साथ साथ लिखते लिखते चलिए कि कंसिडर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB of length 2a. Now suppose the center of the dipole at point A. Now draw a perpendicular bisector OQ of perpendicular bisector of AB OQ. ठीक है, now consider that the point Q is at a distance r from our center of dipole O. ठीक है, इतना कुछ लिख लिए। फिर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AQ एंड BQ इक्वल्स टू r² प्लस a² का रूट ओवर, इतना आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फिर आ जाते हैं कूलम्ब्स लॉ पे, है ना। हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। तो हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाल रहा है, ये पता करने के लिए हमें यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाकर रखना होगा। तो अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे फोर्स के लिए कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है। फिर हम लोग
इक्वेशन लिखेंगे इस नेगेटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ फोर्स के लिए इक्वेशन, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए, ठीक है, फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। अब ए से क्यू का क्यू नॉट ये जो पॉइंट है Q, उसका डिस्टेंस क्या है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका अगर स्क्वायर कर दे तो रूट हो जाएगा शूट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये किसके अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग ए क्यू, यानी ये ए से क्यू की तरफ जाने वाली लाइन के अलॉन्ग होगा। यहाँ पे रिपल्सन होगा, दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये इसे रिपेल करेगा इस साइड। तो ए से क्यू की तरफ जाने वाली के लाइन के अलॉन्ग इस फोर्स का डायरेक्शन होगा। अब ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू पॉइंट बी, यानी पॉइंट क्यू पे रखे हुए क्यू नॉट टेस्ट चार्ज पर पॉइंट बी पे रखे हुए निगेटिव चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लगाया जा रहा है। तो कितना फोर्स लगाया जा रहा है, तो फिर से के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बी क्यू डिस्टेंस है बी और क्यू के बीच, तो ये डिस्टेंस कितना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्क्वायर और रूट, तो स्क्वायर की वजह से हमारा रूट हो जाएगा शूट। तो ये बचेगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आप बताइए कि ये किसके अलॉन्ग होगा, ये Q से B की तरफ होगा, यानी कि ये अलॉन्ग Q से B की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ये उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब यूजिंग E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशंस लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो इक्वेशंस लिखेंगे उसमें सिर्फ ये Q नॉट ऐसे मिटा देना है ना। तो जो फोर्स के लिए इक्वेशन लिखा गया था उसको इक्वेशन 1, इस फोर्स के इक्वेशन को इक्वेशन 2, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इक्वेशन 3, और यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इक्वेशन हो गया अब, और यहाँ पे Q नॉट सिर्फ मिटा दीजिए। तो ये हो गया इक्वेशन 4, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे कि यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, E वेक्टर at point Q equals to E vector at point Q due to A plus E vector at point Q due to B, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्टेंट हमें निकलेगा वो रिजल्टेंट हमें बताएगा कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए हम लोग इस पॉइंट Q का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सपोज कि पॉइंट Q है, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो फोर्स है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स लग रहा है या पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, फील्ड और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा, है ना। और जो निगेटिव चार्ज है उसकी वजह से ऐसा डायरेक्शन हो जाएगा। ये अलॉन्ग QB है, ये अलॉन्ग AQ है, तो AQ है ना। अब ये सपोज कि हमारा x कंपोनेंट x एक्सिस है, और ये सपोज कि हमारा y एक्सिस है, ठीक है। तो ठीक इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एक x एक्सिस बना देते हैं, और ये जो OQ है ये सपोज हमारा y एक्सिस हो गया, ठीक है। अब
अगर ये एक्स एक्सिस और ये ए बी एक दूसरे के पैरेलल है और यहाँ पे ये ऐसा बना हुआ है और ये एक वेक्टर इधर ऐसा डायरेक्शन में है और यहाँ पे ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी वही रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो अगर इस एंगल को हम लोग थीटा एज्यूम कर लें तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा इस ट्रायंगल क्यू ए बी में, ठीक है। अब अगर हम लोग एक्स एक्सिस को और ए बी को पैरेलल एज्यूम कर लें और ए क्यू को ट्रांसवर्सल एज्यूम कर लें, है ना, ये ए क्यू जो हमारा है इसे अगर हम लोग ट्रांसवर्सल एज्यूम कर लें तो ये जो हमारा एंगल है और ये जो हमारा एंगल है वो इक्वल होगा, है ना। इसे कहाँ मैं शो कर सकता हूँ, यहाँ पे शो करता हूँ। देखिए ये हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ऐसा और ये हमारा ऐसा एक्स एक्सिस है। तो ये ए बी जो है ये वाला लाइन और ये जो एक्स एक्सिस है इन दोनों को हम लोग पैरेलल एज्यूम करिए और ये हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के इक्वल, ठीक है। अब फिर से इन दोनों को हम लोग पैरेलल एज्यूम किए और अगर इस लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल एज्यूम कर लिए तो ये एंगल और ये एंगल थीटा, है ना। यानी कि ये जो है ये भी थीटा और ये जो है ये भी थीटा। ये सपोज Q यहाँ पे लिख देते हैं, ये भी थीटा। तो ये हमारा क्या था, E ड्यू टू E एट Q ड्यू टू A और ये हमारा क्या था, E एट Q ड्यू टू B, ठीक है। तो अब इसका प्रोजेक्शन टूटेगा इस साइड और इसका प्रोजेक्शन टूटेगा इस साइड, यानी इधर हमें मिलेगा EQA cos थीटा प्लस EQB cos थीटा, ठीक है। और इस साइड हमें मिलेगा EQA sin थीटा और इस साइड हमें मिलेगा EQB sin थीटा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल, क्यों? क्योंकि देखिए इसका भी मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड इतना है। साइन थीटा थीटा भी सेम है, कैसे सेम है वो यहाँ पे बताएं मैं। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अल्टीमेटली जो रिजल्टेंट बचा वो इस डायरेक्शन में बचा, यानी Q से ये एक्स एक्सिस माने थे तो इसको एक कोई पॉइंट मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट मान लेते हैं? इसको R मान लेते हैं, यानी QR, है ना। यानी QR का जो डायरेक्शन है वो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ये है और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्टेंट का डायरेक्शन ये है ना, ऐसा जाता हुआ डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक डायपोल का ऐसा आता हुआ डायरेक्शन है, ठीक है। अगर मैं इस साइड खड़ा हूं तो मेरे से दूर जाता डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का है और मेरी तरफ आता हुआ डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि EQ वेक्टर इक्वल्स टू EQA cos थीटा प्लस EQB cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा वो माइनस P कैप हो जाएगा और ये माइनस की P कैप जो है दोनों से इनटू हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग नेट रिजल्टेंट का डायरेक्शन लिख रहे हैं माइनस P कैप। वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रिजल्टेंट का डायरेक्शन ऐसा मिल रहा है और इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन ऐसा मिल रहा है। तो अगर हम लोग इस रिजल्टेंट का डायरेक्शन इस इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन के अलॉन्ग लिखे तो हम लोग माइनस P कैप लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए EQA और EQB दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं कॉमन, KQ/R² प्लस A², ये आ गया हमारा कॉमन, ठीक है। अब ये cos थीटा
यहाँ पे ये कॉमन आ गया तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस थीटा, यानी 2 को निकाल लेते हैं साइड, तो ये आ गया 2k³ कॉस थीटा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो कॉस थीटा है इसका क्या होना है ये देख लेते हैं। तो ये ट्रायंगल फिर से इस ट्रायंगल में आते हैं। अब इस ट्रायंगल में ट्रायंगल AOQ को लेते हैं, यानी AOQ, तो ये 90 है। ठीक है, और ये थीटा है, तो यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू B/H, तो ये थीटा है यानी ये P हो गया, ये P हो गया, ये H हो गया, ये हाइपोटेनियस है √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी ये वाला जो है ये हो गया हमारा B, यानी AO/AQ, ये हो गया हमारा B/H। तो AO हमारा कितना है, स्मॉल a, और AQ हमारा कितना है, √r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसको वहाँ पे पुट कर दीजिए। इसको जैसे ही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 2k³ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये a यहाँ पर, और यहाँ पर r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 1/2, तो 1 यहाँ पे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर कितना है, 1 है, और यहाँ पे 1/2 है, तो बेस दोनों का सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा, तो 1 + 1/2 3/2, यानी कि ये 2k³ और यहाँ पे ये 3/2। ठीक है, ये निकल गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किधर, -p कैप, यानी कि डायपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में, EQ वेक्टर। जितना भी इक्वेशन नंबर आपको देना हो आप दे सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, अब देखिए, अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें डायपोल मोमेंट के टर्म में, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -kp/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर पे पावर 3/2 p कैप, ये माइनस साइन है ना। अब यहाँ पे ये 2, ये q और ये a को लेके हम लोग डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिख दिए, डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे भी अगर ये, इसको एक और इक्वेशन मान लीजिएगा, उसके बाद अगर यहाँ पे भी r ग्रेटर देन a है, तो इस नीचे वाले a को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, यानी EQ वेक्टर की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, -2 टाइम्स kq स्मॉल a/r स्क्वायर का पावर 3/2, ये 2 और ये 2 कैंसिल, यानी r पे पावर 3। ठीक है, और ये p कैप। अब अगर इसको हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के टर्म में लिखे तो ये -kp/r³ p कैप। ठीक है, ये हो गया, यानी एक में -kp/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2 पावर, और एक में -kp p कैप r³। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन में भी देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस के, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। इसी बात की मैं चर्चा कर रहा था कि अब हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में क्या देखेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस के। वो तो पहले भी था स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, लेकिन अब क्या स्पेशल है, अब ये स्पेशल है कि अब ये क्यूब ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, हम लोग इससे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन हमारे पास एक सिस्टम है, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज है, दोनों इक्वल है और दोनों सेपरेटेड एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस से, यानी कि एक सिस्टम है हमारे पास जो कि जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। अगर इस सिस्टम से हम लोग धीरे धीरे दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। किस रेट से, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस से। यानी कि एक पॉइंट चार्ज से आप दूर जा रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल से आप दूर जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल वाले केस में और भी ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। ठीक है,
तो अब हम लोग इस कंडीशन को फॉर अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, इस कंडीशन को, इस डेरिवेशन को न्यूमेरिकल की हेल्प से और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर से जो हमारा न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल पिछले वाले न्यूमेरिकल के ही सिमिलर है और ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल ही है, यानी Q जो है वो 10 माइक्रोकूलम्ब का है और जो दूसरा Q है वो -10 माइक्रोकूलम्ब का है। यहाँ पे सेंटर में O है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे हैं, ये 90 डिग्री का है और यहाँ पे है हमारा पॉइंट Q और ये OQ का जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर है। यानी पिछले न्यूमेरिकल में हम लोग 15 सेंटीमीटर सेंटर से 15 सेंटीमीटर अलोंग द एक्सिस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। अब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग किसी पॉइंट पर 15 सेंटीमीटर दूर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के द्वारा। यानी कोई पॉइंट जो इक्वेटोरियल प्लेन में हो इलेक्ट्रिक डाइपोल के, उस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, ये हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इक्वेशन जो हमारा आया था, उस इक्वेशन को हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में लिखा था अपने कैलकुलेशंस को थोड़ा और इजी करने के लिए। तो सबसे पहले डाइपोल मोमेंट फाइंड करते हैं। तो P वेक्टर इक्वल्स टू 2QA, यानी कि 2 टाइम्स A इंटू Q। 2A जो है हमारा डिस्टेंस है और Q जो है हमारा चार्ज है। तो 2 टाइम्स A कितना हो गया 5 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करो यानी 10⁻³ मीटर और Q हमारा क्या हो गया 10⁻⁵ कूलम्ब, यानी कि ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। जितना पिछली बार था उतना ही इस बार भी है। ठीक है, तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट Q, इसके लिए इक्वेशन यूज करेंगे। इक्वेशन क्या था, -KP/r² प्लस A² पे पावर 3/2 और ये P कैप, यही इक्वेशन था शायद। तो ये हमारा इक्वेशन था, ठीक है, जो हमने डेराइव करा। अब इस इक्वेशन में हम लोग डायरेक्ट अपने वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो माइनस यानी कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन उधर है। ठीक है, B से A की तरफ, इसलिए वो माइनस है और उसका कोई रोल नहीं है। K यानी 9 इंटू 10⁹। अब इसका यूनिट भी लिख देते हैं, न्यूटन कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर। अरे यार हर बार उल्टा ही लिखते हैं, पर कूलम्ब स्क्वायर और ये मीटर स्क्वायर है ना। उसके बाद फिर P यानी कि 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम्ब मीटर। ठीक है, अपॉन R² यानी 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर यानी कि ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो 5 मिलीमीटर है, यानी 2A है ये 5 मिलीमीटर। तो A की वैल्यू 2.5 मिलीमीटर, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻³ मीटर का स्क्वायर और इस पे पावर 3/2। ठीक है, तो फिर उसी तरीके से सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 150 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये 10⁻³ मीटर हो गया। 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर बाहर निकाल लिए और 150 का स्क्वायर कर दिए और 2.5 का स्क्वायर कर दिया और दोनों को इस बार ऐड कर दिए। ठीक है, तो ऐड करने के बाद फिर स्क्वायर रूट करके क्यूब करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस हैं। ये कैलकुलेशंस करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू कितना है, वो वैल्यू है 1.33। ये वैल्यू है -1.33 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि यहाँ पर R इज ग्रेटर देन A वाला कंडीशन है या नहीं है। तो पिछले न्यूमेरिकल जैसा ही ये भी है, वहाँ पे 15 सेंटीमीटर और 2.5 मिलीमीटर था, यानी ये कंडीशन यहाँ पे वैलिड है। यानी इस इक्वेशन में अगर हम लोग A को इग्नोर करके सॉल्व करें तो भी उतना ही न्यूमेरिकल
वैल्यू आना चाहिए। तो देखते हैं, तो ई क्यू वेक्टर इक्वल्स टू माइनस के पी, ए स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे तो आर स्क्वायर पे पावर 3/2, तो 2 नीचे वाला और 2 पावर वाला कट गया तो आर क्यूब बचा, यानी ये आर क्यूब और ये यहाँ पे पी कैप, तो ये -9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻−8 और ये 15 इंटू 10⁻−2 का क्यूब, मीटर का क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर क्यूब, ठीक है। ये मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपने नोट कर लिए, इसे मैं रफ कर देता हूँ। तो ये वैल्यू 9 इंटू 5 जा 45, ये माइनस साइन यहाँ पे डायरेक्शन वाला, और 10⁻9 और 10⁻−8 यानी 10 और 15 का पावर 3 यानी 3375 इंटू 10⁻−6, ठीक है। और ये मीटर क्यूब और ये न्यूटन पर कूलम मीटर क्यूब, तो ये मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, न्यूटन पर कूलम बचा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करके -1.33 और ये 33 जो होगा वो रिपीटिंग रहेगा इस केस में, उस केस में हम ऐसे रिपीटिंग नहीं दिए थे, लेकिन इस केस में ये रिपीटिंग रहेगा और ये इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम्ब इतना आएगा। यानी ये उस तरीके से, ये सेकेंड मेथड से भी सॉल्व करने पे उतना ही आया, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने पे भी उतना ही आया, ठीक है। यानी कि हमारा जो डिस्टेंस है इस सेंटर से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, उस पॉइंट का डिस्टेंस अगर हमारे पूरे डायपोल लेंथ के हाफ से बहुत बहुत ज़्यादा है, पूरा डायपोल लेंथ है 2a, डायपोल लेंथ का हाफ a, अगर हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इस a से बहुत 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 ग्रेटर है, तो इस a को हम लोग डिनोमिनेटर में इग्नोर कर सकते हैं और उससे भी अगर सॉल्व करें तो सेम वैल्यूज आते हैं, ये हमने चेक करके देख लिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे और आखिरी डेरिवेशन पे, ठीक है। अब हम लोग अपने तीसरे और आखिरी डेरिवेशन पे हैं, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को अच्छे से समझिएगा और नोट करते हुए चलिएगा, जैसे अभी तक आप नोट करते हुए आए हैं। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन स्पेस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी एक इलेक्ट्रिक डायपोल के द्वारा स्पेस के किसी भी पॉइंट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पे -q और यहाँ पे +q, ये है हमारा सेंटर O, और यहाँ से r डिस्टेंस पर ये हमारा पॉइंट है P, ये r डिस्टेंस पर है, और हमारे इस इलेक्ट्रिक डायपोल की जो लेंथ है वो है 2a। और सपोज़ कीजिए कि ये जो एंगल है ये एंगल है हमारा थीटा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन तो आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम लोगों ने अपने पिछले डेरिवेशंस में क्या क्या फाइंड करा, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल था यहाँ पर और दूसरे वाले डेरिवेशन में यहाँ पर, है ना, यानी एक परपेंडिकुलर पॉइंट पर और एक अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो इसके रिजल्ट्स हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो रिजल्ट्स कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो हमारा लाइन है पॉइंट P और ये जो हमारा एक्सिस है, इसे आप लोग कोई एक एक्सिस मान लीजिए, सपोज़ कि ये y एक्सिस है, ये सपोज़ कि निगेटिव y एक्सिस है, और ये जो हमारा है ये हमारा पॉजिटिव y एक्सिस है। आपको सिर्फ ये एज्यूम कर लेना है कि हमारे सेंटर से इस P का जो डायरेक्शन है इसको हमें
एक एक्सिस मान लेना है। तो ठीक इसके परपेंडिकुलर हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। अब देखिए ये जो डाइपोल है इसका इस वाई एक्सिस, ये जो हमारा O से P था, O से P यानी ये वो लाइन था जिसके अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, है ना। O से P के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। इस लाइन को हमने अब क्या एज्यूम कर लिया है, y एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस हमने एज्यूम कर लिया है x एक्सिस। ये हमारा O जो है ये ओरिजिन है। तो ये जो डाइपोल है इसका डायरेक्शन क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव। इससे पहले वाले दो डेरिवेशन में मैंने पॉजिटिव से निगेटिव लिया, लेकिन यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए ये डायरेक्शन लिया मैंने, निगेटिव से पॉजिटिव, है ना। वैसे सब में निगेटिव से पॉजिटिव ही होता है, लेकिन पहले वाले में क्या था, बी पॉइंट पे निगेटिव था, ए पॉइंट पे पॉजिटिव था, और इसमें क्या है, ए में निगेटिव है, बी में पॉजिटिव है, बस यही फर्क है। तो अब देखिए ये जो डाइपोल है इसका हम लोग कंपोनेंट्स तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा डाइपोल है ये हमारे वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे है, तो हमारे एक्स एक्सिस के साथ 90 माइनस थीटा एंगल पे होगा, है ना। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट टूटेगा, है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस डायरेक्शन का। अब वाई एक्सिस के अलोंग हमारा कंपोनेंट टूट रहा है, यानी ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका हम लोग, ये हमारा वाई एक्सिस है तो इसमें हम लोग एक कंपोनेंट तोड़े, ये, ठीक है, ये कंपोनेंट तोड़े तो इसका डायरेक्शन किधर हुआ, P के अलोंग, यानी O से P के अलोंग। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना था, P, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो ये टूटा P cos थीटा, यानी वाई एक्सिस के अलोंग टूटा P cos थीटा अलोंग किसके अलोंग भाई साहब, तो OP के अलोंग, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारा टूटेगा वो कैसा टूटेगा, तो देखिए ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था और ये एक्स एक्सिस के अलोंग टूटा, यानी ये O से इस एक्स एक्सिस के अलोंग एक पॉइंट ले लीजिए। क्या पॉइंट ले लें, ले लेते हैं, A है, B है, O है, P है, Q नहीं है, ये Q ले लेते हैं। तो ये OQ के अलोंग टूटेगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P साइन थीटा, और ये किसके अलोंग होगा, अलोंग OQ होगा। देख लीजिए OQ, ये OQ इस डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि इसका अगर हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हमारा ये पॉइंट है O, ठीक है। इसमें एक डाइपोल हमारा ऐसा है O, ये एक डाइपोल हमारा ऐसा है और एक डाइपोल हमारा ऐसा है, ठीक है। हमारे पास दो डाइपोल्स हैं, ठीक है। ये हमारा पॉइंट O है, ये हमारा पॉइंट Q है, ठीक है। ये हमारे पास दो डाइपोल्स हैं, यानी कि हमारे पास जो ये सिंगल डाइपोल था इसका जब हम लोग कंपोनेंट्स तोड़ दिए तो हमारे पास दो डाइपोल्स हो गए। अब इन दोनों के बीच है 90 डिग्री, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किसी पॉइंट P पे निकालना है। तो देखिए पिछला जो दोनों डेरिवेशन था दोनों का रिजल्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि नहीं। ये जो O से Q है इस पॉइंट को हम लोग कुछ मान लेते हैं, सपोज़ कि ये M हो गया, और इस पॉइंट को हम लोग N मान लेते हैं, ठीक है। तो ये MQ जो था और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लें, इस पॉइंट को हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो MQ जो डाइपोल था हमारा, इसकी वजह से पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, यानी जो हमने सेकेंड डेरिवेशन किया है उसका हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज़ करके निकाल सकते हैं। और ये जो हमारा NL, ये हालांकि ये लेंथ कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है इस फिगर में, लेकिन इसको आप उतना दिल पे नहीं लीजिएगा, ये छोटा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ये छोटा है, वो ये बड़ा थोड़ा बन गया, तो यहाँ से L को हटा देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ला देते हैं L, और यहाँ से N को भी हटा देते हैं
और थोड़ा छोटा लाके यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो ये एल एन जो है, अब देखिए इसी के एक्सिस के अलॉन्ग इस पॉइंट पी पे हमें ये सपोज कर लो कि ये एक डाइपोल है। अब इसी के एक्सिस के अलॉन्ग हमें इस पॉइंट पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। यानी यहाँ पर हम लोग अपना पहला वाला जो डेरिवेशन था उसका रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दोनों केसेस में अपने रिजल्ट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके लिए इक्वेशंस लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मुझे वो इक्वेशंस उतने अच्छे से याद नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो देखिए एक्सिस वाला का जो फाइनल इक्वेशन आया था वो ये था। अभी आप लोग डेराइव अगर कर रहे होंगे तो आपने नोट करा होगा कि एक्सिस वाला जो हमारा फाइनल इक्वेशन था वो ये था। तो इस इक्वेशन के भरोसे हम लोग ये एन एल है ना, इधर हमारा निगेटिव चार्ज है, इधर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इधर निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये एन एल के अलॉन्ग ये जो वेक्टर है, ये एन एल जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके एक्सिस पे पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल 1, इसको हम लोग डाइपोल 1 मान रहे हैं और इसको हम लोग डाइपोल 2 मानेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k। अब देखिए p, तो इसके अलॉन्ग p कितना था, इसके अलॉन्ग था p cos थीटा, एक्सिस वाले के अलॉन्ग p cos थीटा था। यहाँ पे ये p cos थीटा टूट रहा था और इसमें ये p sin थीटा टूट रहा था, ठीक है। तो p cos थीटा। अब r क्यूब है ना, तो ये डिस्टेंस r पे है तो ये हो गया r क्यूब। अब वहाँ पे हमें डायरेक्शन लिखना है, तो डायरेक्शन देखिए वो दिया हुआ है p कैप है ना, यानी कि ये इसी डायरेक्शन में होगा है ना, यानी कि p कैप यानी कि ये o से p के डायरेक्शन में ही होगा, अलोंग OP के डायरेक्शन में ही होगा, अलोंग OP। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल 2, तो डाइपोल 2 अब हमारा कौन सा है, ये MQ है ना, और इसके इक्वेटोरियल प्लेन पे है ये पॉइंट P, जैसे यहाँ पे था, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, -KP साइन थीटा अपॉन r क्यूब। अब ये इक्वेटोरियल प्लेन पे जो है तो ये -P कैप है, यानी कि ये जो हमारा वेक्टर, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है MQ, माइनस साइन तो हम लोग लगा दिए है ना, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो -MQ, ये माइनस साइन अगर हम लोग लगा दिए हैं तो MQ है ना, ये देखो माइनस था और ये इक्वेटोरियल प्लेन, आपको याद होगा कि एक ऐसा ट्रायंगल था, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, ये पॉइंट O था। पॉइंट B पे माइनस चार्ज रखा हुआ था, A पॉइंट पे प्लस चार्ज रखा हुआ था। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन था ये, और ये -P कैप मतलब यहाँ पे जो रिजल्टेंट आया था वो इस डायरेक्शन में आया था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन है M से Q की तरफ, यानी ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इधर आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हम लोग लगा दिए हैं तो इसको अभी अलोंग MQ लिखते हैं, ठीक है। माइनस हम लोग लगा दिए हैं तो अलोंग MQ लिखते हैं, लेकिन ये QM के अलोंग है, -QM के अलोंग है ये, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, यानी अलोंग, ये माइनस साइन हटा दीजिए तो QM लिख दीजिए, यानी Q से M की तरफ जाता हुआ, और ये माइनस साइन लगा दीजिए तो MQ कर दीजिए, ठीक है। और ये MQ हटाकर QM अगर कर दें तो ये निगेटिव चार्ज हट जाएगा। तो अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 2KP cos थीटा अपॉन R क्यूब KP साइन थीटा अपॉन R क्यूब, ठीक है। अब देखिए ये जो पॉइंट P है इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं,
ठीक है, इसका अब हम लोग क्या करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, यानी ये जो हमारा पॉइंट है P, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो ऐसा है, ये हमारा कौन सा वेक्टर है, EP1 वेक्टर है, और एक वेक्टर जो है वो हमारा ऐसा है, यानी EP2 वेक्टर है। ठीक है, एक इसके अलॉन्ग है और एक इसके अलॉन्ग है। ये दोनों के बीच जो एंगल है, एक इसके अलॉन्ग है ना, OP के अलॉन्ग यानी y एक्सिस के अलॉन्ग, और एक QM के अलॉन्ग है, यानी निगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग। ये निगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है और ये पॉजिटिव y एक्सिस के अलॉन्ग है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो EP वेक्टर इक्वल्स टू EP1 वेक्टर प्लस EP2 वेक्टर, यानी EP वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू EP1 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस EP2 वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। फिर और भी आगे होता है 2EP1 EP2 cos थीटा, तो इन दोनों के बीच एंगल 90, तो cos 90 0, तो वो दोनों हो गया कैंसिल। तो ये इतनी ही दूर तक आया। ठीक है, अब EP1 वेक्टर यानी ये इसका मॉड यानी 2k p cos थीटा अपॉन r⁶, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये k का स्क्वायर, ये p स्क्वायर, ये cos स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस k स्क्वायर p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन r⁶। ठीक है, अब यहाँ से k स्क्वायर p स्क्वायर, इसका ये रूट ओवर होता है, 1/2 होता है, इसका ये रूट ओवर होगा यानी 1/2 होगा, है ना। अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, a वेक्टर b वेक्टर, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर। तो यहाँ पर क्योंकि दोनों वेक्टर्स के बीच 90 डिग्री है, तो cos थीटा हो गया cos 90 इक्वल्स टू 0, तो बच गया क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट ओवर के साथ। तो वही सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये रूट ओवर 1/2 और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये सॉल्व करके k स्क्वायर p स्क्वायर, ठीक है, अपॉन r⁶, और यहाँ ब्रैकेट में बचा 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये पूरे पे पावर 1/2 था, तो यहाँ k स्क्वायर को स्क्वायर हटा दो, ये p स्क्वायर का स्क्वायर हटा दो, और ये r⁶ में r�3 रहने दो, तो सिर्फ इन पे हाफ हो जाएगा, इन पे स्क्वायर अप्लाई हो गया। ठीक है, अब इसको देखो, kp अपॉन r³ 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये था। अब इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे तो kpr³ ये 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 पे पावर 1/2। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई हमारे EP वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, EP वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस पॉइंट P पे, उसका मैग्नीट्यूड हुआ kp अपॉन r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और सिर्फ इसका पावर में हाफ। ठीक है, अब देखिए, अब इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, तो इन दोनों रिजल्टेंट्स का डायरेक्शन कहीं इधर ही होगा, EP वेक्टर। अब सपोज कि ये अल्फ़ा है, ठीक है, अब इस वेक्टर को उठा के ये जो होगा कहीं यहीं कहीं होगा। देखो शुरुआत से दिखाते हैं, ये सपोज 90 डिग्री है, ठीक है, इस वेक्टर का पैरेलल ट्रांसफॉर्म करो यहाँ पर। ठीक है, तो इस वेक्टर को यहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्ट कर दिए। अब इस वेक्टर का टेल, इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल पे, तो ये जो लाइन ज्वाइन होगा ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर EP। ये आ गया 90 क्योंकि ये था 90। अब ये वाला सपोज कि अल्फ़ा है, ठीक है, दोनों के बीच, तो हमारा जो tan अल्फ़ा होगा वो क्या हो जाएगा,
जो हमारा tan अल्फ़ा होगा वो क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा। तो tan अल्फ़ा क्या होता है, p/b, यानी ये हो गया p और ये हो गया b। तो ये कौन सा है, ये हमारा है EP2 वेक्टर का मॉड अपॉन p/b, यानी EP1 वेक्टर का मॉड। ठीक है, अब EP2 वेक्टर क्या था और EP1 वेक्टर क्या था, ठीक है, उसको यहाँ पे पुट कीजिए। उसको यहाँ पे पुट करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस हमारा यहाँ पे एक बार फिर से ये बता देते हैं। ये सपोज़ कि ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक डाइपोल है और इस पॉइंट P पर, जो कि इस O से R डिस्टेंस पे है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसको y एक्सिस एज्यूम कर लो, है ना, और यहाँ पे ये थीटा एंगल एज्यूम कर लो। इसको हम लोग y एक्सिस एज्यूम कर लो। तो इसके परपेंडिकुलर हमारा x एक्सिस हो जाएगा, है ना, ये हमारा x एक्सिस हो गया। अब ये हमारा इधर -q, इधर ये q, तो ये डाइपोल का डायरेक्शन इधर। अब इसका ये प्रोजेक्शन तोड़ो p cos थीटा और फिर x एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन तोड़ो p sin थीटा। और फिर पिछला दो डेरिवेशन था, पिछला क्या क्या डेरिवेशन था, एक अलॉन्ग द एक्सिस और एक अलॉन्ग द पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन। दोनों का रिजल्ट जो था उसका यूज़ करो, ठीक है, और वेक्टर एडिशंस का यूज़ करो और रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, kp/r³ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 पे पावर 1/2, यानी ये पूरे का स्क्वायर रूट है ना। ये आ गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आएगा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू 1/2 tan थीटा। ये EP2 जो है और EP1 जो है, उन दोनों का यहाँ पे वैल्यू पुट करने पे ये पूरा सॉल्व होकर इतना आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हो। उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल का पूरा कंसेप्ट समझ में आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं या फिर मुझे मेल कर बता सकते हैं। मेरी मेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शंस में है। At last, with the message of universal brotherhood, love and peace, thanks for watching this video.